आज के क्लास में हम लोग प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन जो कि क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसमें हम लोग 10 भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये वीडियो का हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 में वीडियो हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 में कुछ ऑब्जेक्टिव देखा था। आज पार्ट 3 है, इसमें भी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल। पहला सवाल हमारे पास, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी कि पीछे देखने वाले दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं साइड मिरर, या फिर इसी को हिंदी में एक और नाम लिखा जाता है पृष्ठदर्शी दर्पण। तो इन सभी में से अगर कोई भी नाम आए तो फिर वहां पे घबराना नहीं है, क्योंकि साइड मिरर, पृष्ठदर्शी दर्पण और पीछे देखने के दर्पण सब कुछ एक ही चीजें हैं। तो इन सभी चीजों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। तो ठीक है, याद रखिएगा, साइड मिरर, पृष्ठदर्शी दर्पण और पीछे देखने के दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा ही प्रतीत होता है। तो वो दर्पण कैसा है? यानी कि वस्तु चाहे किसी भी दूरी पर स्थित हो, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब सीधा कहने का मतलब, प्रतिबिंब सीधा कब होता है? जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। और हम लोगों ने पढ़ करके रखा हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों ही दर्पण में बनता है, उत्तल, अवतल और समतल, तीनों दर्पण में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल क्या है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब सीधा ही होगा, यानी कि यह हमेशा काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब। तो दो दर्पण ऐसा था, पहला उत्तल, उत्तल में हम लोगों ने दो केस अध्ययन किया हुआ, जिसमें दो बार दोनों बार ही काल्पनिक बनता था। और समतल, समतल में भी हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता था। यानी कि ये दो दर्पण ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा सीधा बनता है, चाहे वस्तु किसी भी दूरी पर स्थित हो। तो उत्तर में हमारा उत्तल और समतल दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इस हिसाब से, या तो समतल या उत्तल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल और समतल दर्पण दोनों में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब है तो हमेशा सीधा भी होगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अग्रदीप यानी कि हेडलाइट जिसको हम लोग कहते हैं, कार के हेडलाइट में, उसी को हिंदी में क्या कहा गया? अग्रदीप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कार के अग्रदीप में, सर्च लाइट में, इन सभी चीजों में परावर्तक सतह के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रहेगा, कार के हेडलाइट यानी कि अग्रदीप में, सर्च लाइट में, इन सभी के परावर्तक सतह में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं आगे। अब प्रकाश की किरणें गमन करती, यानी कि प्रकाश की किरणें अगर चलती है तो किस प्रकार से चलती है? ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है कि प्रकाश हमेशा कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, दाढ़ी बनाने में यानी हजामती में, हजामती दर्पण के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों उपयोग करते हैं, सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव है तो हम लोगों को सिर्फ आंसर बतलाना है कि हजामती दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हजामती दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण बिल्कुल इस प्रकार से होता है, बिल्कुल समतल होता है। तो इस कंडीशन में अगर ये गोला बनाएगा भी तो बहुत बड़ा गोला हो जाएगा, अनंत आकार का गोला हो जाएगा, अगर हम लोग इसका गोला मान गए। तो अगर ये गोला अनंत आकार का हो गया तो इसकी त्रिज्या भी अनंत हो जाएगी, और इस कंडीशन में इसकी फोकस दूरी भी अनंत हो जाएगी। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा, पहली बात, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण में 6 केस होते हैं टोटल,
इसमें से ये कह रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का, समान आकार का बनेगा। तो ये चीज हम लोग डिस्कस करते थे जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, ए बी ये वस्तु कहाँ पे स्थित है? वक्रता केंद्र पर। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब इसी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो कि वास्तविक तथा उल्टा होता है और वस्तु के बराबर भी होता है। यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यानी कि उत्तल दर्पण में जो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का हम लोग खींचते हैं, ये उत्तल दर्पण है और इसमें दो केस हम लोगों ने पढ़ा हुआ। पहला जब वस्तु अनंत हो, दूसरा जब अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु होता है। वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच में होता है, ये हमारा पी ध्रुव है। तो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर इस प्रकार का छोटा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक और सीधा होता है। तो ऑप्शन इस हिसाब से कौन सा फिट होगा? सीधा और आवर्धित नहीं, आवर्धित मतलब बड़ा हो गया, उल्टा तो बिल्कुल नहीं, सीधा और हरासित, हाँ ये होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधा तो होगा, ये हरासित का मतलब होता है छोटा। हरासित का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और छोटा और काल्पनिक बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर दिया हुआ +20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो यहाँ पर ये प्लस चिन्ह लिखने का मतलब है हम लोगों को चिन्ह बतलाना। और हम लोगों को पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। अगर नहीं भी पता है तो इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव कई जगह पे काम आती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और यहाँ पर जो फोकस दूरी दिया गया वो धनात्मक यानी प्लस में दिया गया है। तो इसका मतलब दर्पण कौन सा है? तो दर्पण ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि अवतल दर्पण, अभी थोड़ी देर तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? धनात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। तो पूछा अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये आज का 10 सवाल था, लेकिन एक दो सवाल हमारी तरफ से भी एक्स्ट्रा। किसी दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो उनमें क्या संबंध होता है? f और r में क्या रिलेशन होता है? ये चीज तो हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ, इसको हम लोग ने प्रूव भी किया हुआ था तीन तरीके से। और वहां पर क्या पढ़ा हुआ था कि r बराबर क्या होता है? 2f, या f बराबर r/2 भी लिख सकते हैं। f बराबर r/2 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप देख करके टिक लगा सकते हो। तो जो कि ऑप्शन में बी में दिख रहा है आर बराबर 2f, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस ये आखिरी, ये टोटल 11 सवाल थे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट VBA सवाल है क्लास 10th के फिजिक्स के लिए। आगे आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट इस प्रकार की वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।